चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉस्ट ऑडिट का बेसिक्स स्टार्ट किया था, उसको पढ़ते हैं आगे। बेसिक्स चैप्टर भी आपका 4-5 नंबर के अप्रॉक्स का आ जाता है, और कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल जो सेकंड चैप्टर है वो भी आपका 8 to 10 मार्क्स के अप्रॉक्स आ जाता है। तो कुछ बेसिक पार्ट हमने पढ़े थे, कौन कौन से टाइप की ऑडिट होती है, कॉस्ट ऑडिट क्यों आई, कॉस्टिंग पहले थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, क्या नीड पड़ी, क्या ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ, इंसॉल्वेंसी हुई डालमिया जैन कंपनी की, वो सारी कुछ बातें अपन ने लास्ट क्लास में बैकग्राउंड पढ़ा था। अब अपन आगे बढ़ते हैं और हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं। मतलब जो कोर्स आप कर रहे हो उसका इंस्टीट्यूट कैसे बना, इसके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो इसके बारे में भी हमने कुछ बात लास्ट क्लास में ऑलरेडी कर ली थी। हमने देखा था कि इसकी शुरुआत जो है वो 1944 से हुई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और कंपनीज एक्ट 1930 चला करता था 13 उस टाइम पर। एज ए लिमिटेड कंपनी ये बना, ICW इंस्टीट्यूट इसका उस टाइम पर नाम हुआ करता था। तो बिल्कुल शुरुआत तो आप देखोगे तो 1944 से हुई थी। फिर 1959 में इसका एक्ट बन गया, पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ, और ये 59 तक कैसे हुआ, 56 में कंपनीज एक्ट आया था अगेन, और उसके बाद में जो है 59 में गवर्नमेंट को लगा कि कॉस्टिंग के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, तो ये बनाया गया। देन 2012 में जाकर के इसका नाम हो गया कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जो कॉस्ट एंड वर्क्स था, वर्क्स वर्ड हट गया, उसके बाद में ये नाम हो गया। तो ये तीनों बातें अपन ऑलरेडी लास्ट क्लास में ही जान चुके थे, तो उसमें कुछ नया था ही नहीं। अब आता है यहाँ से हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अभी तो CMA इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री थी कि 1944 के अंदर शुरुआत हुई, 59 में एक्ट आया, 2012 में नया नाम मिल गया, दैट्स इट। क्वेश्चन वहाँ से आने के चांसेस कम ही होते हैं, बट कभी MCQ बन सकता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा। हिस्ट्री जेनेसिस ऑफ कॉस्ट ऑडिट में अपन ये जानने वाले हैं कि क्या ऐसे इवेंट थे, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिसके बाद में कॉस्ट ऑडिट जो है प्रैक्टिस में आई। एट द एंड 1965 में जाकर के कॉस्ट ऑडिट आई थी इंडिया के अंदर। चलिए देखते हैं क्या क्या हुआ। प्री इंडिपेंडेंस एरा, when a large number of firm were given contracts by the government of India on cost plus basis। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि कॉस्ट होती थी, उस पर एक प्लस प्रॉफिट मार्जिन होता है जिसको कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। प्री इंडिपेंडेंस से पहले ऐसे ही गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया करती थी, बट लोग अपनी कॉस्ट को मैनिपुलेट करते थे, ज़्यादा दिखाते थे ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा पाए, तो ऐसा वो किया करते थे। द गवर्नमेंट देन स्टार्टेड वेरीफाइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सच फर्म। उनको देखना पड़ा, चेक करना पड़ा, यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, लेट इज चेक। तो फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा इन्वेस्टिगेशन और चेक करना। A phenomenon of cost consciousness started taking shape in the country. An Institute of Cost and Works Accountant of India was set up in 1944 with the objective of promoting, regulating, developing the profession of cost accountancy in the country। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने कॉस्ट पर फोकस चालू करा तो कॉस्ट एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट निकल करके आया, और बाद में 1944 में एक पहले लिमिटेड कंपनी के रूप में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जाकर के बना दिया गया। ठीक है, कॉस्ट कॉन्शियसनेस आने लगी। पहले कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट थे, उसमें कुछ कमी थी तो गवर्नमेंट में कॉस्ट कॉन्शियसनेस आई। अब इसके बाद में 59 में जो कंपनी थी वो कंपनी अब किस में कन्वर्ट हो गई, स्टेचुरी बॉडी में। इसका एक्ट आ गया ना, क्योंकि जिसका एक्ट बन गया वो क्या बन जाती है, स्टेचुरी बॉडी बन जाती है, स्टेचुरी बॉडी अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि एक मिड 50s में अप्रॉक्स 52-54 के टाइम पर फेमस केस ऑफ कॉरपोरेट फ्रॉड डालमिया जैन कंपनी का हुआ। वर्चुअली जॉल्टेड मतलब झटका देना दी गवर्नमेंट को हिला दिया, झटका दे दिया। और उस टाइम पर जो ये करोड़ों के घोटाले थे बड़ी बात थी, क्योंकि वहाँ पर करेंसी की इतनी वैल्यू नहीं थी, वहाँ पर 1 रुपये 50 पैसे 10 पैसे की भी वैल्यू हुआ करती थी। तो उस टाइम पर जो है इतना बड़ा घोटाला हुआ। डालमिया जैन कंपनी, डालमिया एयरवेज थी इनकी कंपनी, एयरलाइन कंपनी, उसमें था एक तो, और एक इनकी इंश्योरेंस कंपनी भी थी।
तो वहाँ पर कुछ घोटाले हुए। इंश्योरेंस कंपनी से इन्होंने 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो है निकाल लिए थे पर्सनल यूज़ के लिए। तो ऐसे कुछ घोटाले हुए। उसके बाद में कंपनीज एक्ट तो आया ही आया, उसी के बाद में जो है ये कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट को भी जो है स्टेचुरी बॉडी बनाया गया। अब क्या करे भाई, ऐसा हो गया तो इट रिजल्टेड इन द गवर्नमेंट अपॉइंटिंग विवेन बॉस कमीशन एंड लेटर द दत्ता कमीशन एंड द पात्री शास्त्री कमेटी। ये अलग अलग गवर्नमेंट ने कमिटीज़ बनाई कि भाई तुम देखो क्या कॉस्ट ऑडिट की ज़रूरत है, हम क्या बेटर कर सकते हैं ताकि हमारे देश में ऐसी चीज़ें आगे जा कर के ना हो। दीज कमीशंस कमिटीज़ ऑब्जर्व्ड inadequacies in then existing system of financial accounting and audit and also in the existing system of corporate disclosure। मतलब उनको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमी मिली। देखो होता क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो बाद का काम है, उससे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग आती है, पहले कॉस्टिंग होती है, उसके बाद में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रोल आता है। तो ये पहले फोकस किस पे था, बाद वाली चीज़ों पे, बट वो प्रोडक्ट बना कैसे, उसमें कितनी कॉस्ट लगी, कहाँ कहाँ खर्चा लगा, कहाँ ज़्यादा कॉस्ट है, कहाँ कम कॉस्ट है, इसके कुछ एनालिसिस थे ही नहीं। तो प्रोडक्ट महंगे बन रहे थे, इंडिया में भी प्रोडक्ट महंगे बन रहे थे, और इस टाइम तक तो जो है बाहर के इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सकते थे इंडिया में। तो इंडिया खुद ही बना रहा था सब कुछ, और क्लोज्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पर, क्लोज कर दिया था। तो अब काफ़ी ज़्यादा जो है कॉस्ट बढ़ के आती थी, प्रोडक्ट महंगे होते जा रहे थे, और देश के पास इतना पैसा था नहीं। तो इन्होंने कमेटीज़ बना करके डिसीजन लिया कि यार कॉस्ट पर फोकस करो, कुछ करो। उसके बाद में क्या हुआ देखिए, they recommended a more effective system of cost accounting and cost audit to supplement the financial accounting and auditing practice। मतलब क्या हुआ कि ये जो कमिटीज बनाई, इन्होंने बोला देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो चल ही रही है और उसकी ऑडिट भी चल ही रही है। ये सीए इंस्टीट्यूट कर रहा था। सीए इंस्टीट्यूट का एक्ट कब आया, 48 में आ गया था इनका, और 59 में ये आया, और 1980 में जाकर के सीएस का एक्ट आया। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ऑडिट तो चल ही रहा था, इसके साथ साथ में कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए भी बोला गया कि भाई एक बॉडी बनाओ, कुछ तो करो। इन द इनिशियल फेज ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री there was acute shortage of goods and material as well as majority of input and resources for the production manufacture of various capital and consumer goods। यहाँ पर क्या है, acute मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। देखो हमारी इकोनॉमी क्लोज थी, तो बाहर से तो कुछ आ नहीं सकता था, तो जो भी मटेरियल था, जो भी गुड्स थे, वो हमें यहीं से लेने पड़ते थे, और उससे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करनी पड़ती थी उस टाइम पर। और शॉर्टेज वगैरह थी तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट पर फोकस करो, कम से कम मटेरियल यूज़ करो, और बोल सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम मटेरियल से अच्छा आउटपुट लाने की कोशिश करो। तो शॉर्टेज वगैरह पड़ गई, एक और इवेंट हो गया। मतलब ये सारे इवेंट है कि भाई कॉस्ट ऑडिट आई क्यों, ऐसा क्या हो रहा था जिसके बाद ज़रूरत महसूस हुई उसकी। इन द फेस ऑफ स्कैरसिटी एंड शॉर्टेज ऑफ ऑलमोस्ट all the inputs, a mechanism of cost audit and maintenance of structure cost data were considered as important instrument in the hands of the regulatory authority to monitor, control and regulate the efficient use of scarce resources and inputs so made available and monitor cost of production and administer prices। The cost audit as a unique feature of corporate management in India emerged। देखो अब यहाँ पर क्या हो गया, in the phase of shortage वगैरह आ चुकी है, तो इन दी फेस ऑफ स्कैरसिटी एंड शॉर्टेज, मतलब इस सिचुएशन में ऑलमोस्ट ऑल द इनपुट्स, अ मैकेनिज्म ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चर कॉस्ट डेटा वर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट। इनपुट्स वर शॉर्ट, यहां पर ये कर लेना, तो सारे के सारे इनपुट शॉर्ट थे। देन अ मैकेनिज्म ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स। देखो पहले रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, उसके बाद में ऑडिट होती है, उसको लाया गया कि एक्चुअल में शॉर्टेज है या नहीं है। क्योंकि कंपनीज क्या कर रही थी, बोल रही थी इनपुट नहीं है, मटेरियल नहीं है, इससे महंगे कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ रहा था उस समय पे। तो उस समय ये बोला गया कि ऑडिट को और कॉस्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने को इंपॉर्टेंस दी गई इन दी हैंड्स ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू मॉनिटर, कंट्रोल एंड रेगुलेट द एफिशिएंट यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। मतलब एक अथॉरिटी जो कि सीएम इंस्टीट्यूट है, उसको बनाया गया और बोला कि यार ये कंट्रोल करो आप, कॉस्ट वगैरह जो लग रही है, मटेरियल जो ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा ये लग रहा है, कम लग रहा है, इन सबको आप ही चेक करो। तो एक अथॉरिटी बना दी गई और उनको बोला ये सब कुछ चेक करो,
ताकि ये जो प्राइजेज है ना, चाहे नॉर्मल जनता को मिलने वाली प्राइजेज या फिर गवर्नमेंट को मिलने वाली जो प्राइजेज है, वो सारी यहाँ से रेगुलेट हो सके। दस कॉस्ट ऑडिट एज ए यूनिक फीचर ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इन इंडिया इमर्ज्ड। और ये 1965 में आई थी। वैसे कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स वगैरह तो पहले आ गए थे, अब फाइनली जो है ये कॉस्ट ऑडिट का जन्म हो चुका है भाई। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑडिट आई। काम की बात क्या है? काम की बात है कि कॉस्ट ऑडिट कब आई थी, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा कौन सा फ्रॉड हुआ जिसके बाद में और दिक्कतें आने लगी? तो डालमिया जैन कंपनीज वाला फ्रॉड आपको याद रखना है। पहले कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिए जाते थे प्री इंडिपेंडेंस, कॉस्ट प्लस, जिसमें प्रॉब्लम आने की वजह से कॉस्टिंग को इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुई। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको कंसिडर करने हैं। यहाँ पर भी ये सारे ईयर्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स कब कब हुए वो दे रखे हैं। ये ईयर्स हमको लर्न करने हैं। यहाँ से एमसीक्यू बनता ही है, लगभग 2 नंबर तो आपके यहीं पे है, इसमें से 2 नंबर कहीं ना कहीं आएंगे। तो 1965 में कॉस्ट ऑडिट आई थी, इंट्रोड्यूस हुई थी। 65 से लेके 2008 तक 44 इंडस्ट्री कवर्ड अंडर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस एंड कॉस्ट ऑडिट ऑन ए कंपनी स्पेसिफिक बेसिस। मतलब 44 इंडस्ट्रीज, देखो हर एक पे नहीं लगती, आज छोटे बिजनेसेस पे कॉस्ट ऑडिट नहीं लगती, इंडस्ट्री वाइज फिक्स्ड है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में जान भी जाओगे, सेक्टर वाइज है। तो 44 डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री, मान लो टेलीकॉम हो गई, शुगर हो गई, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज को कवर किया जा चुका था कॉस्ट ऑडिट के अंदर। 2008 में एक्सपर्ट ग्रुप सेटअप टू स्टडी द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट देयर ऑफ। फिर ये एक्सपर्ट ग्रुप में 2009 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। 2011 में मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन बाय द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, प्रोसेसिंग, ऑपरेशन डिपेंडिंग ऑन लिमिट्स ऑफ टर्नओवर एंड लिमिट ऑफ नेटवर्थ एंड इश्यू ऑफ कंप्लायंस सर्टिफिकेट बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट। 2014 में न्यू कंपनीज 2014 इशूड अंडर कंपनीज एक्ट। देखो है क्या, 2009 में ग्रुप बना, 2011 में जो है मैंडेटरी कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स आ गए, जो कि हम पढ़ने वाले भी अगले चैप्टर के अंदर, कि किसे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है, किसे कॉस्ट ऑडिट कराना जरूरी है, कितने टर्नओवर के ऊपर आपको कॉस्ट रिकॉर्ड रखना है, कितने टर्नओवर के ऊपर कॉस्ट ऑडिट करानी है। ये सब कुछ 2011 में आए थे। फिर 2014 में इसी को रिवाइज करके नए आए थे, जो नए बने थे वो। तो 2011 में भी रिकॉर्ड्स ही आए थे, 2014 में भी रिकॉर्ड्स ही आए थे। 2014 वाले अपडेटेड है, उसमें चेंजेस कर दिए थे, और 2011 में मेनली ये आ गए थे रूल्स वगैरह, जहाँ से मेन शुरुआत हुई थी। और पहले जो मेन फोकस किया गया वो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड प्रोसेसिंग वालों पर किया गया। इस पूरे में काम की बात क्या है, ये 1965 और 44 इंडस्ट्रीज, ये काम की बात है। अब ये पढ़िए इसको एक बार सारे पॉइंट को, थ्योरी ऑफ प्योर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। जो समझने वाला चैप्टर है वो सेकंड है, लेकिन फर्स्ट भी पढ़ना ही पड़ेगा, दे रखा है तो डायरेक्ट सेकंड पे नहीं जा सकते, इसलिए बेसिक्स भी अपन पढ़ रहे हैं थ्योरी को। कॉस्ट ऑडिट भाई क्यों बनाई गई, आखिर कॉस्ट ऑडिट क्यों? ध्यान रखना, कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट से ऐसे क्या फायदे मिलते हैं? पहला पॉइंट, एंश्योर दैट प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रूल्स आर ड्यूली फॉलोड। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है भाई, कि कंपनीज ने जो अपनी अकाउंटिंग करी है कॉस्टिंग वाली, वो करी है कि नहीं करी, और जैसे रूल्स बताएं उसके अकॉर्डिंग करी है कि नहीं। कंपनी ऑडिट क्यों होती है? कंपनी ने जो अपने इंडिया एएस है या एएस है उनको मानते हुए अकाउंटिंग करी है या नहीं करी, इसको चेक करने के लिए स्टेचुरी ऑडिट होती है। तो कॉस्ट ऑडिट क्यों होती है? कंपनी ने कॉस्ट रूल्स को मानते हुए अपनी कॉस्ट की अकाउंटिंग करी है कि नहीं करी। टू वेरीफाई कॉस्ट अकाउंटेंट विद अ व्यू टू ascertaining that these have been properly maintained and compiled according to the cost accounting system followed by the enterprises। इसका मतलब क्या है? सेकंड, ये कॉस्ट ऑडिट क्यों है? टू वेरीफाई कॉस्ट अकाउंट्स विथ अ व्यू टू ascertain that these have been properly maintained। तो एक और आ गया कि भाई कॉस्ट ऑडिट क्यों की जाती है, बार बार आ रहा है आपके लिए, नॉर्मल पॉइंट बन गया। वेरीफाई कॉस्ट अकाउंटेंट, उन्हें सही से मेंटेन किया है कि नहीं, कंपाइल्ड किया है कि नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और रूल्स में जैसा जरूरी है वैसा।
डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, ये आप नॉर्मल ऑडिट इंटर में भी पढ़े हैं। फैसिलिटेट फिक्सेशन ऑफ प्राइजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा, पता चल रहा है 100 में बना के 500 में बेच रहा है, 400% का प्रॉफिट बिना बात के तो नहीं कर रहा, कॉस्ट रिकॉर्ड से पता चल जाएगा और उस पर एक नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम मार्जिन नहीं होना चाहिए। टू पीरियोडिकली रिकनसाइल बिटवीन कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट, ये हम पढ़ेंगे भी प्रैक्टिकली भी, रिकनसिलेशन स्टेटमेंट है। तो ये अपना सिलेबस में रिकनसिलेशन स्टेटमेंट है ही क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑडिट में ये रिकनसिलेशन करना जरूरी होता है जब एक्चुअल में होती है तब, इसीलिए इसको सिलेबस में डाल दिया कि भाई आप रिकनसिलेशन करके बताओ। और आपने इंटर की कॉस्टिंग में भी ये पढ़ा हुआ है रिकनसिलेशन स्टेटमेंट। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज, ये पॉइंट तो काफ़ी बार आता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि कम से कम रिसोर्सेज से ज़्यादा आउटपुट लिया जाए, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। टू डिटेक्ट एंड मेक करेक्शन ऑफ अबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल एंड टाइम, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऐसे टाइम लग रहा हो, जैसे आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं वहाँ पे वेरिएंसेस निकालते, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल वेरिएंसेस आ रहे हैं तो पता चल जाता है कि यार हमने तो इतना सोचा था, ये इतना कैसे लग रहा है, तो वो कॉस्ट ऑडिट में ही पता चल जाएगा। और कोई कंपनी अगर गलती कर रही है कॉस्टिंग लेवल पर तो भी वो वहीं पर पता चल जाएगा उस सिचुएशन। टू एडवाइज मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इंटर फर्म कंपेरिजन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड एट रिगार्ड्स द एरिया वेयर परफॉर्मेंस कॉल्स फॉर इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब क्या है? एडवाइज मैनेजमेंट में मान लो किसी कंपनी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है बट उसी के जैसे दूसरी कंपनी की कॉस्ट रिकॉर्ड देखे जाए तो उनकी कॉस्ट कम आ रही है कंपेरेटिवली, तो मतलब इसमें अब कॉस्ट ऑडिटर एडवाइज करेगा कि भाई देखो आप उधर देखो, दूसरी कंपनी आपके जैसा ही काम कर रही है, वो कम कॉस्ट में कर पा रही है, आप कम कॉस्ट में क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी कॉस्ट ऑडिट के थ्रू एडवाइज होकर के पता लगाया जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी है, मतलब वो मैनेजमेंट से रिलेटेड एडवाइजेस भी दे सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि देखो आप दूसरी कंपनी से कंपैरिजन करोगे, इंटर फर्म कंपैरिजन मतलब दो फर्म के बीच का कंपैरिजन, उनके रिकॉर्ड्स को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि जहां हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है दूसरे की कम आ रही है तो हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये प्योर थ्योरी वाले टॉपिक्स थे सारे के सारे। अब है कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट हो सकता है, ये तो आपने पढ़ा हुआ होगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत है क्या? कौन कौन अपॉइंट हो सकता है? एक तो प्रैक्टिसिंग सीएमए हो सकता है और एक फर्म ऑफ सीएमए हो सकती है, ठीक है, मेन कंडीशन तो ये है। अब कौन एलिजिबल नहीं है वो यहां बताया गया, नॉट एलिजिबल। क्या सर कोई कंपनी ऑडिटर बन सकती है क्या? कंपनी कभी भी ऑडिटर बन ही नहीं सकती, इवन कंपनी प्रैक्टिस ही नहीं कर सकती तो वो ऑडिटर कैसे बनेगी? तो इन एलिजिबल के अंदर देखो पहला पॉइंट क्या बताया गया, अब बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन एलएलपी बन सकती है, ठीक है, एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी क्या होती है? एक ऐसा बिजनेस फॉर्म जिसमें पार्टनरशिप फर्म और कंपनी दोनों के फीचर होते हैं। कंपनी में क्या है कि शेयर होल्डर की लाइबिलिटी रहती है अनलिमिटेड, लिमिटेड बाय शेयर्स, और फर्म के अंदर जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी वो होती है अनलिमिटेड। मतलब फर्म में एक ही कमी है, क्या कमी है कि कल को अगर फर्म में कोई दिक्कत हो गई तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। तो फर्म के इस फीचर को हटा दिया किसमें? एलएलपी में। और ये फीचर कहाँ से लिया गया? कंपनी से, कि लिमिटेड अप टू शेयर। तो ये एक नया बिजनेस फॉर्म 2008 में बन के आया जिसको हमने एलएलपी बोला, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो एक इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, ये तीनों जो है वो अपनी फर्म ओपन कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऑडिट कर सकते हैं, बट कोई कंपनी नहीं कर सकती। उसी कंपनी का कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय जो है वो भी ऑब्वियस ही बात बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड है उस कंपनी से, कैसे सही ऑडिट कर लेगा। एनी पर्सन हु इज पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये भी ऑब्वियस सी बात है। कंपनी के किसी ऑफिसर में, मान लो एमडी है कंपनी में कोई, उसी का पार्टनर ऑडिट कर रहा है तो वो सही कैसे कर लेगा? वो तो जान पहचान के लोग हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उसी कंपनी के ऑफिसर का एम्प्लॉय है, मान लो कंपनी का डायरेक्टर मिस्टर ए, मिस्टर ए के यहाँ पे मिस्टर बी काम करता है, वही ऑडिट कर रहा है, तो भी वो सही नहीं कर सकता। मतलब इन्फ्लुएंस में नहीं होना चाहिए, एट द एंड इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन में नहीं होना चाहिए, सीधी साफ बात ये। अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी और ऑफ इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और ए सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। देखो कितने सारे पॉइंट बता दिए गए। कोई भी पर्सन, जैसे मान लो ये मिस्टर ए है,
मिस्टर ए खुद, मिस्टर ए के रिलेटिव और मिस्टर ए का कोई पार्टनर। मतलब मिस्टर ए इज ऑडिटर, ये ऑडिटर बनना चाहता कंपनी का, लेकिन यदि मिस्टर ए खुद या मिस्टर ए का कोई रिलेटिव या मिस्टर ए का पार्टनर क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है कोई भी सिक्योरिटी उस कंपनी की जिसकी ऑडिट हो रही है। मान लो टाटा की ऑडिट करनी है, टाटा में मिस्टर ए की होल्डिंग है, तो बोले आप क्या ऑडिट कर पाओगे सही से, आप कर ही नहीं पाओगे। आप कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा दिखाओगे ताकि मार्केट में अच्छा दिखे, शेयर प्राइस बढ़े, या कोई रिलेटिव या पार्टनर ने खरीद रखे तो भी आप इन्फ्लुएंस्ड हो, तो इसलिए बोला ये नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन दी कंपनी, किसी भी टाइप का आपका हित नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट। और टाटा में नहीं है मान लो, लेकिन टाटा की सब्सिडरी में इंटरेस्ट रखता है ये व्यक्ति, तो भी ऑडिटर नहीं बन सकता। और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट, मान लो टाटा की कोई होल्डिंग कंपनी है टाटा सन्स, उसमें ये व्यक्ति का इंटरेस्ट है या रिलेटिव का है, और या फिर टाटा की कोई एसोसिएट कंपनी है, तो यहां पे देखो ऑडिटर का, उसके रिलेटिव का और उसके पार्टनर का उस सेम कंपनी में तो होना ही नहीं चाहिए। उस कंपनी की सब्सिडरी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उस कंपनी की होल्डिंग में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और उस कंपनी की कोई एसोसिएट कंपनी में भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर कौन कौन से पॉइंट आ गए, सब्सिडरी और ऑफ इट्स होल्डिंग। देखो ध्यान से समझना, इन दी कंपनी ये मेन टाटा हो गई, एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी, टाटा की कोई भी सब्सिडरी कंपनी ले लो, और इट्स होल्डिंग ये टाटा की होल्डिंग, और इट्स एसोसिएट ये रही टाटा का, और ए सब्सिडरी कंपनी और ए सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। इसका मतलब क्या है, ये किसकी है, किसकी, होल्डिंग की सब्सिडरी, और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। तो ये सब्सिडरी है, होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी भी इसमें कवर कर दी गई, और सब्सिडरी और है सब्सिडरी कंपनी तो डायरेक्टली हो गई, और है सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी मतलब टाटा की जो होल्डिंग कंपनी उसकी सब्सिडरी, और इस सब्सिडरी की सब्सिडरी भी कवर होगी। क्यों होगी, क्योंकि आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी ही होती है डायरेक्टली। तो अल्टीमेटली आप तो ऐसे याद रखो, घुमा फिरा के सभी आ गए, कोई बचा ही नहीं, सब कुछ घुमा फिरा करके सबको कवर कर रखा है। बाकी आप लॉ में इसको ज़्यादा डेप्थ में आराम से पढ़ते हो इस चीज़ को। रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन ऑफ द फर्म होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू एक्सीडिंग ₹1 लाख। रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन ऑफ द फर्म मतलब फर्म का कोई भी रिलेटिव, किस चीज का, पार्टनर का। एक फर्म में 4 लोग हैं, एबीसीडी तो होंगे ही होंगे सीधे सीधे। एबीसीडी तो ₹1 की भी होल्ड नहीं कर सकते, बट एबीसीडी अब खुद नहीं लेंगे तो अपने रिलेटिव को तो बोल ही सकते हैं ना, इसके शेयर्स ले लो। तो यहाँ पे क्या बोला, रिलेटिव ऑफ द फर्म, पार्टनर ऑफ द फर्म होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ फेस वैल्यू एक्सीडिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड बड़ा ध्यान रखना, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू बोला है, आज टाटा, रिलायंस, इन कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है, 10-10 रुपए। मार्केट वैल्यू 3-3 हज़ार चल रही होगी, बट फेस वैल्यू तो 10 रुपये है। तो आप फेस वैल्यू बोला हुआ है यहाँ पर, मार्केट वैल्यू नहीं बोला हुआ, ध्यान रखना। 1 लाख की फेस वैल्यू में बहुत शेयर आ जाएंगे वैसे देखोगे तो आप, ठीक है। और मार्केट वैल्यू तो उनकी एक्चुअल में खूब बन जाएगी, बट वर्ड यूज जो हुआ है वो फेस वैल्यू यूज हुआ है। मतलब पार्टनर के किसी भी रिश्तेदार ने उस पर्टिकुलर कंपनी के जिसकी कॉस्ट ऑडिट हो रही है उसके 1 लाख की फेस वैल्यू से ज़्यादा के शेयर्स नहीं लिए हुए होने चाहिए, उससे कम के ले सकता है। अ पर्सन हु इज इनडेटेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और ए सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग ₹5 लाख। ऐसा व्यक्ति जिसने लोन दे रखा हो, किसको, वो जो ऊपर पढ़े थे उन सब में से किसी।
तो अगर इनमें से किसी को भी लोन दे रखा है, उसी कंपनी को, उसकी सब्सिडरी को, उसकी होल्डिंग को, उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी को जो कि इसकी सिस्टर कंसर्न बन जाएगी उसको, या इसकी एसोसिएट को, इनमें से किसी को भी लोन दे रखा है 5 लाख से ज़्यादा, मतलब 2-3-4 लाख का तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट 5 लाख से ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि यार उस व्यक्ति का इस पर इन्फ्लुएंस है, फिर वो अपने हिसाब से ऑडिट करेगा। मतलब ये सारे पॉइंट्स क्यों बनाए गए हैं, ये इसलिए बनाए गए कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट दिखे, ऐसा ना लगे कि इस पर किसी का अफेक्ट है या प्रभाव है। अ पर्सन हु हैज गिवन एनी गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी in connection with the indebtedness of any third person to the company or its subsidiary or holding or associate company or subsidiary of such holding company for amount exceeding ₹1 lakh। अब देखो बहुत डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, लॉ में आप पढ़ते ही है, यहाँ पे डायरेक्टली 5 लाख से ज़्यादा लोन नहीं दिया हुआ होना चाहिए, और या फिर 1 लाख से ज़्यादा के लोन की गारंटी उसने नहीं दी हुई होनी चाहिए। किन की? उन्हीं लोगों की जो सब ऊपर पड़े थे, उसमें से किसी की भी। A person or a firm who whether directly or indirectly has business relation with the company or its subsidiary or its holding or associate company, और वो तो सारे सेम ही है। मतलब आप पॉइंट याद रखो बिजनेस रिलेशन, बस पहले में क्या याद रखो, 5 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, 1 लाख से ज़्यादा की गारंटी नहीं होनी चाहिए, और बिजनेस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये सब किनके साथ नहीं होना चाहिए? कंपनी के साथ, उसकी सब्सिडरी के साथ, उसकी होल्डिंग के साथ, होल्डिंग की सब्सिडरी मतलब सिस्टर कंसर्न के साथ, और एसोसिएट के साथ। इनमें से किसी के साथ भी 5 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं होना चाहिए, और 1 लाख से ज़्यादा की गारंटी नहीं होनी चाहिए, और बिजनेस रिलेशन नहीं होने चाहिए उस ऑडिटर के। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज अ डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन और ऑफ द कंपनी। अ पर्सन हुज रिलेटिव, खुद तो कुछ भी नहीं हो सकता, पता ही है, और वैसे भी कोई खुद तो डायरेक्टली करेगा नहीं, ऐसा कुछ पकड़ा जाएगा सीधा सा, तो वो किसी और के थ्रू कराते हैं जो भी काम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया है, कोई व्यक्ति जिसका रिलेटिव टाटा में डायरेक्टर है, मान लो इज ए डायरेक्टर और इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज ए डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। देखो डायरेक्टर जरूरी नहीं एम्प्लॉय हो, तो इसलिए पहला वर्ड तो क्या बोला कि वो उसमें डायरेक्टर हो। फिर दूसरी बात क्या बोला, वो एज एन एम्प्लॉय भी तो हो सकता है, उसमें एज एन एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। कैसे? एज ए डायरेक्टर और एज ए KMP की मैनेजरियल पर्सन। ऐसे छोटा मोटा एम्प्लॉय हो सकता है, मान लो कोई 2-4-5 लाख के पैकेज पे काम कर रहा है, उसका कोई रिश्तेदार निकल गया, उसको बोलेंगे तू ऑडिट नहीं कर सकता, बोले यार ऐसे तो निकलेगा ही ना कोई, तो ऐसे तो कैसे है। तो इसमें क्या बोला गया कि आपका रिलेटिव किसी ऊंची पोजीशन पर नहीं होना चाहिए। तो ऊपर की पोजीशन में या तो वो डायरेक्टर होगा या वो एम्प्लॉय वाला डायरेक्टर होगा। डायरेक्टर भी 2 टाइप के होते हैं ना, एक विदाउट एम्प्लॉय सिर्फ डायरेक्टर, और एक होता है एम्प्लॉय प्लस डायरेक्टर, दोनों ही नहीं होना चाहिए, और KMP नहीं होना चाहिए। अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर और अ पर्सन और अ पार्टनर और अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ सच पर्सन और पर्सन इज एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 कंपनीज। देखिए पहली बात तो ये मैंने कल भी बात करी थी, प्रैक्टिस वाला व्यक्ति एम्प्लॉयमेंट में तो हो ही नहीं सकता। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट वर्ड लिखा है, पार्ट टाइम में हो सकता है, पर मैंने आपको बताया था जैसे टीचिंग वगैरह ऐसे कर लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो व्यक्ति जो कि फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है किसी और जगह पर, वो हो नहीं सकता। या फिर उसने 20 कंपनी से ज़्यादा की ऑडिट ले रखी हो, ये सेम टू सेम कंपनी ऑडिट में आप पढ़ते हैं, तो इसलिए इन डेप्थ में इन पे बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज एक एक पॉइंट में बहुत टाइम लग जाए। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट फॉर एन ऑफेंस involving fraud and period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction। उस व्यक्ति को फ्रॉड में दोषी पाया गया किसी, और फ्रॉड में दोषी पाया गया तो उससे 10 साल तक अब वो ऑडिट नहीं कर पाएगा। उसको आज पकड़ा, दोषी पाया गया, जेल वेल जाएगा, वो तो अलग मैटर है, आज से 10 साल तक वो अब वो ऑडिट नहीं कर पाएगा, ऑडिट से हट गया वो। एनी पर्सन whose subsidiary or associate company or any other form of entity is engaged as on date of appointment in providing specialized service to the company and its subsidiary companies as below। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पर्सन खुद whose subsidiary और associate company और any other form of entity, वो पर्सन खुद या उनकी कोई सब्सिडरी या उनकी कोई एसोसिएट उसी टाटा कंपनी का
ये काम कर रही है, और टाटा का नहीं कर रही तो टाटा की सब्सिडरी का कर रही है। क्या काम कर रही है भाई? अकाउंटिंग और बुक कीपिंग करते हैं, इंटरनल ऑडिट का काम कर रही है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, ये वाली चीज़ें जो है, ये वाली सेम चीज़ें सेक्शन 144 में ऑडिटर नीड नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज में भी मिलती है आपको, तो ये भी सेम ही है। कभी आपको पूछ ले कि कॉस्ट ऑडिटर ये सर्विस दे सकता है क्या, तो भी आपको मना ही करना है, तो ये वही वाली चीज़ है। अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए ऑडिटर उसी कंपनी की, इंटरनल ऑडिट में नहीं लगा हुआ होना चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में नहीं लगा हुआ होना चाहिए। एक्चुरियल सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विसेज क्या होती है? एक तरीके से एक्चुरीज जो है एक एग्ज़ाम भी होता है, ठीक है, बड़ा टफ सा एग्ज़ाम होता है, बहुत कम लोग पास कर। ये मेनली क्या करते हैं? एस्टिमेशन का काम करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी में इनकी बड़ी डिमांड होती है, कितने क्लेम आएंगे, फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर प्रिडिक्शन का जो काम है ना, इनके पास में होता है, और स्टैटिक्स वगैरह काफ़ी पढ़नी पड़ती है, तो वह एक्चुअली सर्विसेज इस टाइप की सर्विसेज होती है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस में नहीं लगा हुआ होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में नहीं लगा हुआ होना चाहिए, आउटसोर्स सर्विस नहीं देना चाहिए कि भाई चलो डायरेक्ट कंपनी को तो नहीं दे रहा, बट कंपनी ने इन्हीं को आउटसोर्स कर रखा है, उस ऑडिटर को या उसकी सब्सिडरी को आउटसोर्स नहीं किया। और मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विस, तो आपसे ऐसे केस स्टडी बना के भी पूछा जा सकता है कि मिस्टर एक्स इज एन इंटरनल ऑडिटर ऑफ टाटा लिमिटेड, नाउ कंपनी टोल्ड हिम या ही वांट्स टू टेक कॉस्ट ऑडिट ऑफ सच कंपनी, तो क्या वो कर सकता है? हमको बताना है, नहीं कर सकता है। आप रेफरेंस भी दे सकते हैं, इसका 144 ही है क्या, सेक्शन देख लेना, ठीक है, आपके कंपनी लॉ में है ये, तो वो वाली चीज़ें ये नहीं दे सकता है ये सर्विसेज। तो हमको सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट का रेफरेंस देना है, और स्टेचुरी ऑडिटर तो वैसे भी नहीं बन सकता, और इंटरनल ऑडिटर भी नहीं बन सकता, तो इंटरनल ऑडिटर और स्टेचुरी ऑडिटर दोनों कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो क्या नॉर्मल वाली चीज़ें हैं, ये वाले से केस स्टडी बना के पूछी जाती, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऑडिट कर रहा है, उसको कंपनी बोलती है दूसरी वाली भी कर दो, लेकिन वो ये नहीं कर सकता। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, सॉल्व करो भाई, पहले का आंसर बताओ। बहुत ही आसान है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर कहां से मिल रही है कॉस्ट ऑडिट की? कौन सा सेक्शन है? 148। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट रिप्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू किस चीज का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट, डिफॉल्ट मिल जाता है, शैल बी पनिशेबल इन द मैनर एज प्रोवाइडेड इन, बताओ। 147 कहां पर है? 147 इन तीनों में से, ये रहा डी में 147। कॉस्ट रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड ऑन, अच्छा कॉस्टिंग किस पे होती है? कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस या एक्चुअल बेसिस? कैश तो आ ही कैसे सकता है, कैश तो है ही नहीं किसी भी एंगल से। एस्टिमेशन पे होती है। एस्टिमेशन मतलब, एस्टिमेशन मतलब क्या हो गया भाई? एस्टिमेटेड होती है, आप ऐसे पढ़ते हो ना, एस्टिमेटेड होती है, तो एस्टिमेटेड मतलब इनमें से कौन सा? एक्चुअल, कैश या अक्रूवल, कौन सा आएगा इसमें से? एक्चुअल बेसिस, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, तो इसमें से कैश तो है ही नहीं। अब बची एक्चुअल और एक्रूवल, इनमें से कौन सी होती है? कॉस्टिंग तुम करते हो, तुम पढ़ते हो एज ए सीएम, बताओ एक्चुअल बेसिस या अक्रूवल बेसिस? और सवाल भी कॉस्टिंग का है, कॉस्ट ऑडिट का नहीं है। कैसे रखे जाते हैं? बताओ भाई, कॉस्ट रिकॉर्ड्स
आप रखते हो, बनाते हो कॉस्टिंग के? हम्म, एक्चुअल बेसिस पे, जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है उसके बेसिस पर मेंटेन कर लिया जाता है। इसको फिर भी चेक कर लेना, ये कॉस्टिंग का है सवाल। ठीक है, कॉस्टिंग की थ्योरी का थोड़ा आइडिया नहीं है, मैं एक बार देख भी लूंगा। आइटम अपियरिंग इन ओनली कॉस्ट रिकॉर्ड्स इज, देखो ये वैसे जो अगला चैप्टर आएगा ना अपना, वहां पे कॉस्ट रिकॉर्ड ज्यादा आएगा। ये जनरल की चीजें हैं, ये चैप्टर में भी नहीं दी हुई है। आइटम अपियरिंग ओनली इन कॉस्ट रिकॉर्ड, इनमें से कौन सी चीजें जो ओनली कॉस्टिंग में ही आती है? बताओ। नोशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनली कॉस्टिंग में ही दिखाई जा सकती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड फाइनेंशियल है। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट भी फाइनेंशियल है। ये तीन तो आपने करी ही है, तो आपके लिए बच भी यही गई। और रिकन्सिलेशन पढ़ेंगे ना तब आएगा भी है। कॉस्टिंग इंक्लूड्स प्रोडक्ट प्रोसेस एंड रिसोर्सेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन कवरिंग दी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वैल्यू चेन। बताइए क्या देखोगे? परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स वैल्यू चेन। कॉस्ट ऑडिट सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? 1965। कॉस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन डिटरमाइनिंग, कैलकुलेटिंग, असेसिंग। आपकी बुक में ही है, ढूंढो, नोट्स में ही है, मतलब शुरुआत में ही आया है। न्यू में देख लेते, कोई और एमसीक्यू डाले हो तो वो भी। एक नोट भी लिख लेना। कॉस्ट ऑडिट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। सबसे पहले किस इंडस्ट्री पे लगाई गई थी? तो वो थी सीमेंट इंडस्ट्री। सबसे पहले कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स कब आए थे? अभी अभी पढ़ा है आपने। पहली बार रूल कब आए थे? 2011 में। फिर 14 में नए आए थे, अपडेट हो गए। कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। ठीक है। और एक पढ़ ही लिया है, अगर वो पनिशेबल होगा तो किस में होगा? न्यू वाले में तो है ही नहीं ज़्यादा।
हाँ जी, कॉस्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन, क्या निकाला, असेसिंग, ठीक है, असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। कंपनी शेल विद इन, हालांकि अगले चैप्टर में भी आएगा बट इस चैप्टर में भी लिखा हुआ था 30 डेज में अपनी रिपोर्ट दे देगी। रीनेम कब हुआ था, 2012 में। इसमें एक आंसर को करेक्ट कर लीजिए, इसमें अक्रूवल आएगा, अक्रूवल, एक्चुअल भी नहीं आएगा। अक्रूवल ही एस्टिमेशन मतलब अक्रूवल है कॉस्टिंग में। एक ही तुमसे पूछा था, एक ही गलत बताया, तो इसका एस्टिमेशन मतलब अक्रूवल होगा। कॉस्टिंग का है ये, कॉस्ट रिकॉर्ड्स। एस्टिमेशन मतलब आप पहले से ही एस्टिमेट कर रहे हो, मतलब अक्रूवल बेसिस पर आप मेंटेन कर रहे हो। एक्चुअल तो तब होता है जब वो हो गया। हो गया मतलब तो क्या है कि कोई चीज़ हो चुकी है उसके बाद आप कर रहे हो, मतलब वो तो एस्टिमेशन हुआ ही नहीं। एस्टिमेशन अक्रूवल में ही हो सकता है। ठीक है, तो बेसिक चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। 2 3 4 नंबर में ये आए तो आ सकता है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑडिट एंड रिकॉर्ड रूल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी हमेशा आते ही है।